वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, भारत हमारे देश इंडिया में कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं, है ना। इस सब के बारे में थोड़ा सा हमने जाना। सेकेंड वीडियो में हमने जाना जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, है ना, किस बेसिस पे, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, या वो उनकी क्या कंडीशन है, अभी कितने जल्दी वो ख़त्म होने वाली हैं, किस सिचुएशन में, उसके बेसिस पे हमने एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। उसके बाद फिर हमने एशियाटिक चीता के बारे में भी यहाँ पे देखा था, क्या उसकी कंडीशन है। तो चलिए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। वो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये जो फ्लोरा एंड फोना हमारे आसपास है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है ना। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीजन जरूर होंगे, ऐसे ही ये बर्बाद नहीं हो रहा है। अगर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, कोई कारण नहीं होते, तो ये बर्बाद नहीं हो रहे होते, है ना। तो कुछ ना कुछ जरूर कारण है। तो वो कारण क्या है, तो क्या कौन कौन से रीजन्स हैं, प्रेजेंट रीजन या पास्ट में जो कुछ हुआ, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बोल रहे हैं अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हमने हमारे जो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट है, जो जंगल हैं या जीव जंतु हैं, उनको एक रिसोर्स की तरह देख लिया है। कई मामलों में डायरेक्टली हम उनसे चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं और कई मामलों में इनडायरेक्टली। तो क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक वुड हो गया, लकड़ी हो गई, बार्क्स हो गई, लीव्स हो गई, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फूडर और मैनर, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। अब देखिए जरा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, हम वो रीजन डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हमारा टॉपिक का हेडिंग अगर आप देखोगे शुरुआत में तो क्या था, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको यही लिखना है कि हमने जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट हैं उनको एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया है ना। और कौन कौन सी चीज़ें उनसे प्राप्त की हमने, लकड़ी, है ना, हमारा जो वुड है, लीव्स है, रबर के लिए भी हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ, डाइस, फूड, फ्यूल वगैरह वगैरह। तो पहला तो ये हो गया। अब सेकेंड नंबर पे देखिए, सो आई होप आपको फर्स्ट रीजन क्लियर होगा कि हमने फॉरेस्ट का डिप्लीशन किया है किस लिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूर्ति करने के लिए। अब देखिए जरा सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ग्रेटेस्ट डैमेज inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारे जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना को, वो हुआ है कॉलोनियल पीरियड के दौरान। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे ना, उस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं अपन कॉलोनियल पीरियड। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो रेलवेज़ हैं, जो रेलवे लाइन है, उनको बहुत बड़े लेवल पे रेलवेज़ को बिछाया गया, रेलवे लाइन्स को। तो आज अगर आप देखेंगे तो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, है ना, वो उनके नीचे एक सीमेंट का एक बहुत बड़ा पत्थर टाइप का रहता है जिस पे वो रखी हुई होती हैं। तो शुरुआती दिनों में क्या था, वो सीमेंट का ब्लॉक यूज़ ना करके वहाँ पे वुड का यूज़ होता था। तो बहुत बड़े पैमाने पे लकड़ी की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके लिए जंगल को बहुत बड़ी मात्रा में काटा गया था, है ना। तो वहाँ से शुरुआत हुई जंगलों के कटने की, फॉरेस्ट डिप्लीशन की, है ना। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, है ना, खेती को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, है ना। तो अब देखिए ज़मीन फिक्स है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन को बढ़ा दो, लैंड जो है वो फिक्स है, उसका अमाउंट आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो समय के साथ हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की ज़रूरत हुई, तो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ से लाएंगे, हमने जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया और उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लिया, है ना। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, अब देखो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो इसमें वो तरीके आ जाते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक टाइप के पेड़ पौधे लगाए, है ना। देखिए
कोई स्पेसिफिक टाइप के प्लांटेशन किया, है ना। तो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जंगल बनाना, है ना। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या कमर्शियल फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है, ऐसे टाइप के प्लांटेशन करना जिनसे कि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिटेबल आपने प्लांट्स लगाए, है ना। और माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या है, देखिए जो मिनरल्स हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वगैरह वगैरह, इनकी माइनिंग नॉर्मली जिस पर्टिकुलर एरिया में माइंस होती हैं वहाँ आसपास फॉरेस्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो जब बड़ी बड़ी माइंस बनेंगी, कई किलोमीटर्स में अगर आपकी माइंस बन जाए तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, वहाँ का भी जो वाइल्ड फ्लोरा पूरा होता है वो बर्बाद होने लगता है। क्यों? क्योंकि माइनिंग के दौरान ब्लास्ट होते हैं, है ना, और फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली जो भी फ्लोरा होना है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें बदलाव होता है और कहीं ना कहीं उसको नुकसान देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा अभी इंडिपेंडेंस से पहले का, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपांसन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्सपांसन है ना, जो हमारी खेती की जो ज़रूरतें बढ़ी हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद भी, कॉलोनियल पीरियड खत्म होने के बाद भी वो एक मेन रीज़न रहा है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फॉरेस्ट को खत्म होने के लिए। बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। 1951 से 1951 से 1980 के बीच 29 ईयर्स में, 30 ईयर्स में कितना, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, कितना होता है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड है ना। इतना सारा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया है। तो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अच्छा, मेनली ये कन्वर्जन कहाँ पे हुआ है, वो जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स, है ना, आसाम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड को कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में लाइक मध्य प्रदेश, है ना, हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर। देखिए जरा ये जो फॉरेस्ट को लैंड में कन्वर्ट किया है ना, फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में जो कन्वर्ट किया है वो मेनली उस कौन सी टेक्निक से किया है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उस टेक्निक का नाम है झूम खेती, या इंग्लिश में बोलेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम खेती में क्या होता है कि एक छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पे वो पेड़ पौधे काटते हैं और वहाँ पे आग लगा देते हैं। आग लगाने से जो भी कुछ वेजिटेशन होता है वो सारा साफ हो जाता है, और वो जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन को वो यूज़ करते हैं, उसको खेत बना लेते हैं, है ना, थोड़ा मेहनत करके, और थोड़ा टाइम खेत वहाँ पे करेंगे, है ना, 1-2 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ भी सेम यही काम करते हैं, प्लांटेशन को काटेंगे, है ना, आग लगा देंगे, और फिर वहाँ कुछ समय खेती करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो एरिया है वो खराब होता जा रहा है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो किसी भी तरह समाप्त होता जा रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए जरा एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड। जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी, क्या उसको आप ब्लेम कर सकते हो? हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसको कम होने में उसका क्या योगदान है, या क्या उस पर जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है? तो सम ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज सेज द प्रमोशन ऑफ न्यू फेवर्ड स्पीसीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज कैरिड through the ironically termed enrichment plantation in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India and chir pine plantation in Himalaya have replaced the Himalayan oak. देखिए जरा क्या बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एनरिचमेंट प्लांटेशन किया। एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे कोई विशेष तरह का प्लांट होता है, लेकिन वो कमर्शियली उतना फ़ायदेमंद नहीं है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वहाँ उन प्लांट्स को कटवा दिया पूरी तरह से, और वहाँ एक नए तरीके का प्लांट लगवाया जो किसी दूसरे रूप में, जो उनके लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए कमर्शियली ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, उससे ज़्यादा पैसे उनको मिलते थे, है ना।
तो इस टाइप का जो प्लांटेशन होता है उसको अपन बोलते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन, है ना। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फॉर इंस्टेंट टीक मोनोकल्चर, टीक हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या है, वहाँ का जो भी वेजिटेशन था, जो भी प्लांटेशन होते थे, उनको कटवा के और वहाँ पे टीक के पौधे लगवा दिए, है ना। टीक की लकड़ी उनके लिए यूज़फुल होती है ना। इसके अलावा अगर आप देखें हिमालयन रीजन में, है ना, तो हिमालयन रीजन में उन्होंने चिर या पाइन जिसको बोलते हैं उसका प्लांटेशन करवाया, है ना। और उसकी वजह से उन्होंने किस चीज़ कटवाया, हिमालयन ओक, है ना। हिमालयन ओक करके कोई प्लांट होता है, उसको उन्होंने पूरा कटवा दिया और वहाँ पे क्या लगवा दिया, चिर पाइन, जो उनके लिए कमर्शियली ज़्यादा बेनिफिशियल था। अब देखिए इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्होंने फॉरेस्ट मिटा के और फॉरेस्ट ही बनाया, तो कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, आप टेक्निकली ये नहीं कह सकते कि यहाँ फॉरेस्ट कवर खत्म किया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर रीजन में वहाँ का जो नेटिव वेजिटेशन होता है ना, जो पहले वहाँ नेचुरली बना हुआ था, तो उसके होने से कुछ दूसरे प्रॉफिट होते हैं जो नया टाइप का जो प्लांटेशन किया है उससे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसका कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रीजन के जो, देखिए जिस एरिया में जैसा वेजिटेशन होता है ना, वैसे ही वहाँ पे इंसेक्ट या एनिमल्स होते हैं। अब आपने पूरा वहाँ पे वैरायटी चेंज कर दी तो वहाँ रहने वाले एनिमल्स का क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हुआ होगा, है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1951। ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। देखिए जो गवर्नमेंट क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पे, इवन नाम पे नहीं, डेवलपमेंट के लिए ही उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। कौन से प्रोजेक्ट्स, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कुछ डैम्स बनाने की हमको ज़रूरत पड़ी, है ना। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं तो उनके लिए ज़मीन कहाँ देखी जाती है, कोई सिटी के अंदर नहीं देखेंगे, है ना, फॉरेस्ट एरियाज़ में ही देखी जाती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट क्लियर हो चुके हैं 1951 से अब तक, है ना। कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं बड़े प्रोजेक्ट में, रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं लाइक डैम समझ लीजिए, है ना। कोई एक डैम बनता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़े एरिया में पानी भर जाता है, तो वो जो खेती योग्य ज़मीन होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है ना। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूस विद प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी इंस्टेंटली जो प्रोजेक्ट बने हैं, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बना है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट आपका नष्ट हो गया, खराब हो गया। तो ये प्रोजेक्ट रेगुलर अभी भी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं बन रहा है, पहले भी डैम बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज़रूरत है हमारे लिए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि जिस पर्टिकुलर रीजन से उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किया है तो उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति उनको करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है, वो है माइनिंग एंड अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग अगर होती है, माइनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी खदान है वहाँ से कोई भी मिनरल्स को निकालना, तो जब माइनिंग होती है ना तो उसकी वजह से बहुत बड़ा जो एरिया है, बहुत बड़े एरिया में डिफॉरेस्टेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। वेस्ट बंगाल में एक जगह है बक्सा, वहाँ पे डोलोमाइट की माइनिंग होती है। डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट एक टाइप का कंपाउंड आप समझ लीजिए, एक स्टोन होता है एक्चुअली डोलोमाइट, वाइट कलर का। तो वो जो स्टोन होता है ना उसमें एक्चुअली मैग्नीशियम होता है ना। तो डोलोमाइट की जो माइनिंग है वो मैग्नीशियम के लिए ही स्पेशली की जाती है ना। तो उस एरिया में माइनिंग की वजह से क्या हुआ, माइनिंग की वजह से वही मैंने बताया, ब्लास्ट होता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती है, तो वहाँ का जो फ्लोरा फोना है उसको बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी इंस्टेंट एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे एमपी में भी एक जगह है ना, वहाँ पे डायमंड माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जो जंगल का एरिया है वो दिया हुआ है। तो उसका अभी काफ़ी विरोध चल रहा है क्योंकि उसकी वजह से बहुत कई हज़ार हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है वो बर्बाद होने वाला है। पर अभी उस पर लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, अगर आपको न्यूज़ में हो तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए, हाँ, तो जो आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है वेस्ट बंगाल में डोलोमाइट माइनिंग की वजह से। तो डोलोमाइट आप यहाँ ध्यान रखिएगा, किस लिए, मैग्नीशियम के लिए डोलोमाइट की माइनिंग की जाती है ना।
कौन कौन से जानवरों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा है? वो हैं ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, है ना, एलिफेंट्स को मेनली यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं मैनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडेशन फैक्टर बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल फूड कलेक्शन। देखिए जरा, बहुत सारे जो एनवायरमेंटल होते हैं ना, एनवायरमेंटलिस्ट जो साइंस वैज्ञानिक हैं जो इन चीज़ों पे अध्ययन करते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं भैया, ये वाली जो एक्टिविटीज़ अभी तक आपने बताई हैं, रेलवे हो गया, माइनिंग हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई वगैरह वगैरह, ये उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो डिफॉरेस्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो क्या हैं? जो गाय भैंस को आप चराते हो, फ्यूल फूड करेक्शन, अपने लकड़ी जलाने के लिए जो लकड़ियाँ लेके आते हो ना, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। तो हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा विवाद हो जाता है दोनों में। देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than by felling entire tree। देखिए, कुछ लोग इसके सपोर्ट में बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, है ना, कि उनका कहना है कि जो डेली नीड्स हैं लोगों की, है ना, ग्रेजिंग जानवरों के लिए और लकड़ी लेके आना खाने पीना बनाने के लिए, है ना, पहले सब लकड़ियों पे ही बनता था, चूल्हे पे बनता था, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया वो जो फार्मर्स होते हैं या वो जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग मेनली या गांव के लोग जो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे, वो पूरा ट्री नहीं काटते हैं, है ना। वो कौन सी प्रोसेस, वो जो लकड़ी उनको चाहिए, फ्यूल उनको चाहिए, उसके लिए वो लूपिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लूपिंग में क्या होता है कि आप पूरा पेड़ ना काट के उसकी कुछ सूखी सूखी टहनियाँ काट लेते हैं, है ना। तो सूखी टहनियाँ जब आप काट लोगे ना, तो उससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता, पेड़ को उससे प्रॉफिट ही होता है और आपको लकड़ी भी मिल जाती है और प्लांट भी बना रहता है, तो उसको बोलते हैं अपन लूपिंग, है ना। तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि वो लूपिंग का यूज़ करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, ना कि पूरा पेड़ गिरा के। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रेस्पिरेटरीज ऑफ सम ऑफ कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिडली एक्सपांडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। दीज प्रोटेक्ट द एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयरइन लाई द फर्टाइल ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो जंगल हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, वो हमारे लिए रेस्पिरेटरीज, भंडार हैं किस चीज़ के? जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जंगल से जो चीज़ें हमको मिलती हैं, मिनरल्स हो गया, वाइल्ड लाइफ, है ना, बहुत सारी औषधियाँ, मेडिसिन वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं, तो उनका वो भंडार है। और उस भंडार पे लोगों में होड़ मची हुई है कि कौन उसको कितना लूट ले या कितना निकाल ले। तो ये एक ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरह आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सब लोग उस पर फोकस करे हुए हैं, सब अपने अपने मतलब का सामान वहाँ से निकालते हैं, है ना, और एक दूसरे पे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोपण करते रहते हैं कि फॉरेस्ट का डिप्लीशन होने में किसका ज़्यादा हाथ है। ठीक, आगे क्या लिखते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर। देखो कुछ और रीज़न दिए गए हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जानवरों के जो रहने की जगह हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है ना। माइनिंग हो गई, कोई स्पेसिफिक जानवर वहाँ पर रहता था, जगह बर्बाद हो गई, है ना। जानवरों को पसंद नहीं होता कि उनके एरिया में किसी का आना जाना, उनको मूवमेंट पसंद नहीं, वो शांति से रहना चाहते हैं, तो जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ से वो निकल लेंगे। हंटिंग, शिकार करना, पोचिंग, देखो हंटिंग और पोचिंग ना दोनों ही शिकार हैं एक तरह से, जानवरों को मारना हंटिंग हो गई, है ना। तो लेकिन हंटिंग और पोचिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या कहीं से परमिशन लेके जानवर को मारते हो, शिकार करते हो, तो वो हंटिंग कहलाएगी, लीगल। और पोचिंग क्या है? अगर आप बिना पूछे जानवर को मार देते हो, बिना परमिशन लिए, तो पोचिंग कहलाएगी। या बोल सकते हो पोचिंग इज़ द हंटिंग विदाउट परमिशन, है ना। समझ गए पोचिंग और हंटिंग में फ़र्क। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना। देखिए मान लीजिए अगर फॉरेस्ट हैं, आप उनका यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो भी ये गलत बात है। फॉरेस्ट किस लिए हैं? नेचर ने हमको दिए हैं, रिसोर्सेज है हमारे लिए, यूज़ करने के लिए ही बने हैं। हाँ, हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे यूज़ तो हम करना है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। देखिए फॉरेस्ट को अगर आप यूज़ करोगे ना, वो फिर से ग्रो करेगा,
बार बार उगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक रूल होना चाहिए कि आप कितना यूज़ करोगे उसको। ऐसा नहीं है कि वो उसका जो रिप्रोड्यूस होने का टाइम 10 साल है और आप उसको हर 2 साल में बार बार, तो फिर उससे एक दिन उसमें कमी आ जाएगी, है ना। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप पॉल्यूशन ज़्यादा फैला दोगे तो वहाँ पे पाया जाने वाला जो फ्लोरा फौना है वो बर्बाद होने लगेगा। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। पॉइजनिंग क्या है, कहीं भी आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्रीज वगैरह है ना, उनसे जो मटेरियल निकलता है बहुत सारा, उसको किसी भी नदी में या जंगल में ऐसे ही पटक देते हैं, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है और वहाँ का फ्लोरा फौना बर्बाद हो जाता है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लगना। देखिए जंगलों में नेचुरल तौर पे भी गर्मियों के दिनों में काफ़ी आग लगती है ना। कई बार कोई स्टोन एक दूसरे स्टोन से ऊपर लुढ़कते लुढ़कते टकरा गया, कोई स्पार्क निकली, आग लग गई, है ना। बैम्बू ट्रीज आपस में टकराते हैं, उनसे आग लग जाती है। या कुछ रीजन ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई जा रहा है, अब कोई माचिस जला के छोड़ दिया या खाना माना बनाया था, अब वो आग यहाँ से वहाँ फैल गई, पूरे जंगल को आग लगा देती है। तो जंगल में जब आग लगती है तो पेड़ पौधे तो बहुत बड़ी मात्रा में जाते ही हैं और जानवरों को भी काफ़ी नुकसान होता है ना। तो ये सारे कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है, फ्लोरा फौना है वो बर्बाद हुआ है। अच्छा, कुछ मामले ऐसे भी हैं, ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबब्ली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज। देखिए जो अमीर देश है ना, वो गरीब देशों के ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि तुम लोगों की वजह से जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि तुम लोग ऐसे तरीके यूज़ करते हो जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है। जबकि सच्चाई ये है कि जो अमीर देश है ना, वो रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक अमेरिकन व्यक्ति जो है 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज का कंजम्पशन करता है एज़ कम्पेयर टू एक सोमालियन पीपल। सोमालिया में रहने वाला एक व्यक्ति जितना फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करता है ना, उससे 40 टाइम्स एक अमेरिकन करता है। इंडिया में भी सेम वही है ना। इंडिया में क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज का है वो उपयोग कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहा है ना। तो जो अमीर देश है वो गरीब देशों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर ख़राब होने पे, है ना, और जो गरीब देश है वो अमीर देशों पे कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं। तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोई वो नहीं है, हमको यहाँ पे ज़रूरत है कुछ ऐसे कदम उठाने की जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें सुधार आ सके। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी और दी है, द हिमालयन यू या इन ट्रबल, है ना। क्या है, द हिमालयन या टेक्सस वॉलचिनिया इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, निडल्स, ट्विंग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री। ठीक है, क्या है, हिमालयन और जो है एक प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है, जो हिमालय के अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है, मेनली हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में, और इससे एक टेक्सॉल नाम का कंपाउंड निकाला जाता है। कहाँ से निकलेगा, उसकी जो छाल जो होती है बार्क, उससे, पत्तियों से, है ना, टहनियों से, रूट्स, जड़ से, सब जगह से निकलता है। एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर। और कैंसर की जो दवा बनाई जाती है ना, उसका इलाज करने में ये एंटी कैंसर डिजीज़ की तरह बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगेगा। अब इसका इतना इंपॉर्टेंट उपयोग होने की वजह से आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो नेचुरली वहाँ पाया जाता है, लेकिन आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा अगर तोड़ोगे, है ना, तो एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो आज फिनिश हो रहा है। आई एम सॉरी, फिनिश नहीं हो रहा है, कि आज का फिनिश हो गया। उसके बाद अभी 1-2 वीडियोज़ में और हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।